हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन एकेडमीज यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग आपके क्लास 12th फिजिक्स ऑल्टरनेटिंग करंट्स चैप्टर की सारी डेरिवेशंस को बहुत अच्छे से रिवाइज करने जा रहे हैं। अगर आपको डेरिवेशन में कोई कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को देखने के बाद वो दूर हो जाएगी। प्लस इन सारी डेरिवेशंस का आपको मैं एक पीडीएफ दे रहा हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहां से पढ़ने के बाद आप उस पीडीएफ से अपनी सारी डेरिवेशंस को रिवाइज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहली डेरिवेशन है एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली और अबाउट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। क्या डेरिवेशन है ये, क्या करना है हमने इसमें? हमने एक रजिस्टर को, अच्छा, इन डेरिवेशंस को समझने के लिए आपको इस चैप्टर की बेसिक समझ होनी चाहिए, मतलब आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए और आप एग्जाम के लिए सिर्फ डेरिवेशंस को एक तरीके से रिवाइज करने आ रहे हो, या फिर अगर आपको 50% भी आती हैं 40% भी आती हैं तो भी आपको समझ में आ जाएंगी सारी डेरिवेशंस इस वीडियो से। बट चैप्टर आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ डेरिवेशंस रिवाइज करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है, चैप्टर पढ़ाने के लिए नहीं। तो आपको सारी टर्म्स पता होंगी, सब चीज का आइडिया होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये एक सर्किट है हमारे पास जिसमें हमने एक रजिस्टर के अक्रॉस एक ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स लगाया ई नॉट साइन ओमेगा टी, जिसका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, राइट? सो दैट अप्लाइड ईएमएफ इज व्हाट इट इज, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम ये निकालना चाहते हैं कि जब एक ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स के अक्रॉस एक रजिस्टर लगाया जाए तो करंट और वोल्टेज के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ये हम निकालना चाहते हैं। ठीक, तो हमें इस कंपोनेंट के लिए एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जो वोल्टेज और करंट को रिलेट करती हो, और वो इक्वेशन है ओम्स लॉ, राइट? ओम्स लॉ क्या होता है? अब यहां पे वोल्टेज को हमने E लिया है तो ओम्स लॉ क्या होगा इसके लिए? ओम्स लॉ होगा E इक्वल टू आई इंटू आर। सो अगर मैं दोनों तरफ R से डिवाइड कर दूं तो E बाय आर हो जाएगा इंस्टेंटेनियस करंट, E नॉट बाय आर हो जाएगा मैक्सिमम करंट। सो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और E भी था E नॉट साइन ओमेगा टी, तो कोई फेज डिफरेंस आया ही नहीं। अगर I आता समथिंग लाइक आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5, है ना, तो 5 फेज डिफरेंस होता, बट यहां नहीं आया। इसका मतलब है कि वोल्टेज और करंट रजिस्टर में सेम फेज में होते हैं। सेम फेज का मतलब क्या है कि दोनों एक साथ जीरो रहेंगे, एक साथ बढ़ेंगे, एक साथ मैक्सिमम होंगे, एक साथ घटेंगे, फिर जीरो होंगे, डायरेक्शन एक साथ बदलेंगे, दूसरी डायरेक्शन में एक साथ मैक्सिमम होंगे, फिर एक साथ घटेंगे, राइट? ये सेम फेज डिफरेंस का मतलब होता है। और यहां पर ग्रीन वाला जो मैंने ये लाइन दिखाया है ये करंट का है और ब्लू वाला वोल्टेज का है। दोनों का पीक सेम जगह पर आ रहा है, बट ये नहीं कह रहे हैं कि दोनों का जो पीक वैल्यू है वो होगा भी बराबर, है ना? पीक ये तो ई नॉट तक जाएगा और ये आई नॉट तक जाएगा, तो ई नॉट आई नॉट बराबर थोड़ी है। आई नॉट तो ई नॉट बाय आर है, यानी कि कम है। ई नॉट को आर से डिवाइड करके आई नॉट आ रहा है, तो आपने पीक आई का क्या करना है? छोटा दिखाना, राइट? तो ये ई जाएगा प्लस ई नॉट से माइनस ई नॉट तक, और आई जाएगा प्लस आई नॉट से माइनस आई नॉट तक। तो ये पहली डेरिवेशन थी। अब हम देखें कि अगर हम एक इंडक्टर को लगा देते हैं तो क्या होता है, राइट? एक इंडक्टर हमने जिसका इंडक्टेंस L है उसको हमने यहां पे लगा दिया। अब इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज लगा दी ई नॉट साइन ओमेगा टी। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, यहां मैं गलत डायग्राम ले आया हूं, तो आप जरा ध्यान रखना। दिस इज नॉट डीसी, राइट? एसी सोर्स हमने यहां पे लगाया, एसी, ठीक है? अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसको ठीक कर लो। सो हाँ, अब देखो, अब हमको चाहिए कोई ऐसा इक्वेशन जो, यहां पे हमने E लगाया ना, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। हमको यहां पर एक ऐसा इक्वेशन चाहिए L के लिए जो E और I को रिलेट करता हो। दैट इक्वेशन इज E इक्वल टू L इंटू डी आई बाई डी टी। बट याद करो, इस इक्वेशन में, ये EMI में पढ़ी है आपने इक्वेशन, इस इक्वेशन में जो E होता है वो इंड्यूस्ड EMF होता है, बट यहां पे ये अप्लाइड EMF है। बट अप्लाइड EMF हम लोग इंड्यूस्ड EMF के इक्वल एंड अपोजिट लगाते हैं, इसलिए हमने बाहर जो माइनस का साइन है वो हटा दिया है। इसकी डेप्थ में हम नहीं जा रहे हैं। जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको डेप्थ में बता दिया था लास्ट ईयर। अभी इस साल का लेक्चर तो आना बाकी है, बट कोर्स में कुछ डिफरेंस है नहीं एज सच,
तो आप उसमें जाके देख सकते हो। तो डेरिवेशन की बात करते हैं। डेरिवेशन में आपको वो नहीं दिखाना, यू विल जस्ट राइट E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, और डी आई यहाँ पे हो जाएगा E बाई एल इंटू डी टी। अब हमें डी आई तो नहीं चाहिए, हमें तो आई चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, पहले E का वैल्यू डालेंगे E नॉट साइन ओमेगा टी, और हम इसको दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। डी आई को हमने इंटीग्रेट किया तो हमें आई मिल गया, ई नॉट बाई एल कॉन्स्टेंट था बाहर चला गया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल होगा, यहां पे लिख देता हूं एक आधा एक्स्ट्रा स्टेप ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ई नॉट बाई एल बाहर चला गया, राइट। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, ये ठीक। ये तो देखो माइनस बाहर चला गया, ई नॉट बाहर आ गया, ओमेगा एल भी यहां पर है, और कॉस थीटा बचा। कॉस थीटा को हमने लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा, राइट। थीटा हमारा क्या है, यहां पे थीटा है ओमेगा टी, सो वी शुड राइट दैट ओनली। सो दिस थीटा इज व्हाट, इट इज ओमेगा टी, दिस इज ओमेगा टी, दिस इज ओमेगा टी। सो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, क्यों, यहां पे हमने कॉस ओमेगा टी को लिखा साइन 90 माइनस ओमेगा टी, बट ये बाहर का माइनस जो है हम अंदर ले जा सकते हैं, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज व्हाट, इट इज माइनस साइन थीटा, राइट। तो साइन थीटा का थीटा वाला माइनस अंदर ले जाओ बाहर ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम अंदर ले गए, अंदर इससे मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा टी पहले आ गया, पाई बाय 2 बाद में आया। अगर हम ई नॉट बाय ओमेगा एल को आई नॉट लिख दें, क्यों लिख दें, अभी प्रूव करेंगे कि ई नॉट बाय ओमेगा एल आई नॉट के बराबर ही है, हम ऐसे अपनी मर्जी से मजे मजे में नहीं लिख रहे। तो अगर हम यहां पे ई नॉट बाय ओमेगा एल को आई नॉट लिख दें तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन क्या बचती है, यही वाली इक्वेशन मैं थोड़ा साफ सुथरा यहां पे लिख दूं, तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, राइट। और ई क्या था आपका, ई था ई नॉट साइन ओमेगा टी, और यह आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यानी कि यहां पे करंट जो है वो 90 डिग्री के फेज से पीछे चलता है, तो हम कहेंगे देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2 बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट एंड करंट लैग्स बिहाइंड, लैग्स बिहाइंड मतलब पीछे चलना, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, ठीक, ओके। डेरिवेशन का पार्ट नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं है, बट आई विल एक्सप्लेन कि यहां पे यही वाली डेरिवेशन है कि यहां पे प्रूव हमने किया है कि जो करंट है वो वोल्टेज से पाई बाय 2 लैग करता है, ठीक। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा कि ये जो है ये ई नॉट बाय ओमेगा एल को हमने आई नॉट विच इज नॉट द पार्ट ऑफ डेरिवेशन, बट आप अगर इसको सीधा आई नॉट लिखोगे डेरिवेशन में तो दैट्स ओके। तो ओमेगा एल क्या है, ओम्स लॉ लगाओ, आई होता है वी बाय आर, ये तो वी है, लेकिन अगर ये आर आ गया, अगर ये आर आ गया तो हम, ये आप खुद करके देख लेना, अगर ये आर आ गया तो हम ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू ई नॉट है ना, दिस इज इक्वल टू आई नॉट, वी बाय आर वाला फंडा लग जाएगा। इसको हम प्रूव कैसे करें कि ये रेजिस्टेंस की टर्म है, जस्ट आप इसकी यूनिट्स पुट करो, ओमेगा होता है 1/सेकंड, राइट, ओमेगा की जगह आपने 1/सेकंड रखा, ओमेगा की यूनिट, एल की आप यूनिट निकाल लो जो भी हमने पीछे इक्वेशन लगाई थी, E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, तो वहां से एल की इक्वेशन E की वोल्ट रख के, I की एम्पियर रख के, S की सेकंड रख के, T की सेकंड रख के, तो आप सॉल्व करके पाओगे कि ये ओम आ रहा है, तो उसकी जगह हम आई नॉट रख सकते हैं। इस डेरिवेशन में नहीं दिखाना आपको, ठीक। हाँ, और अगर आपसे पूछे इंडक्टिव रिएक्टेंस की डेरिवेशन, तो फिर वो भी यही डेरिवेशन है, यहीं से ये जो टर्म निकल के आ रही है एक्सएल, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये ओमेगा एल के इक्वल होता है। अब देखें कि अगर एक एसी सर्किट में, अच्छा एक चीज और, क्या सर, एक चीज और, ये वाला डायग्राम है ना, तो करंट लैग कर रहा है, लैग करने का क्या मतलब है कि ये पाई बाय 2 फेज से पीछे चलेगा, पाई बाय 2 फेज से पीछे चलने का क्या मतलब है कि जब वोल्टेज 0 होगी तो करंट अभी पीछे वाले साइकिल में मैक्सिमम है, और जब वोल्टेज मैक्सिमम हुई तो करंट क्या हुआ, 0 हुआ। थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूं इस डायग्राम को, ऐसे बनाना ताकि ये जब मैक्सिमम है तो 0 वाला ठीक इसके नीचे आए, राइट,
और ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा आई नॉट तक, वो जाएगा ई नॉट तक। बट हमेशा जो करंट है वो वोल्टेज से पाई बाय 2 के फेज पे पीछे चलता रहेगा। हो सकता है आपको इन चीजों में कंफ्यूजन हो कि पाई बाय 2 फेज मतलब क्या, तो वो इस डेरिवेशन का पार्ट नहीं है। मैंने कहा ये चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आप उन वीडियोस में जाके समझ सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत है। वी आर जस्ट रिवाइजिंग द डेरिवेशंस, ठीक है। तो फिर वापस पाई बाय 2 पीछे चलने का क्या मतलब है कि जब वोल्टेज मैक्सिमम होगी तो करंट अभी पिछले वाले साइकिल में 0 है, और जब वोल्टेज इस साइकिल के लिए मैक्सिमम हुई है तब करंट का ये साइकिल स्टार्ट हुआ है। अब पक्का मैं इस पे आ गया हूं। अच्छा, अब अगर हम एक कैपेसिटर लगा दें, कैपेसिटर हमने लगा दिया, ई नॉट साइन ओमेगा टी, एक ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स के अक्रॉस। तो अब यहां पर भी हमको आई और वी के बीच का फेज डिफरेंस निकालना है। क्यू होता है सीवी, और वी की जगह ई लिया हुआ है तो क्यू हो गया सीई। ई की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो क्यू हो गया सी ई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। अब हमको तो चार्ज, ये दोबारा लिखा हुआ Q इक्वल टू सी ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो चार्ज है बट हमें तो करंट चाहिए, तो हम इसको क्या करें, हम इसको डिफरेंशिएट करें, क्योंकि I होता है डी क्यू बाई डी टी। इसको जब हमने डिफरेंशिएट करा तो सी ई नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, राइट। इस ओमेगा इंटू सी को अगर हम ई नॉट के नीचे कुछ इस तरीके से ले जाएं, ले जा सकते हैं क्योंकि उल्टा होके ऊपर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। और दिस 1 अपॉन ओमेगा सी, ये भी रेजिस्टेंस की टर्म होती है जिसको एक्स सी से डिनोट किया जाता है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला जाता है, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो उसका डेरिवेशन आए तो यहां से निकली है वो टर्म, राइट। और ई नॉट बाय आर इज आई नॉट, और कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा। पिछले डेरिवेशन में सर 90 माइनस थीटा करा था, कारण है उसका। अगर मैं यहां पे भी 90 माइनस थीटा करता हूं तो मैं लिखूंगा पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, जबकि फेज डिफरेंस कंपेयर करने के लिए मुझे साइन के साथ ओमेगा टी प्लस माइनस समथिंग चाहिए, ना कि समथिंग प्लस माइनस ओमेगा टी। सो इस वाले डेरिवेशन में वी विल राइट कॉस ओमेगा टी की जगह साइन 90 प्लस ओमेगा टी। हमारी मर्जी नहीं है कि हम कुछ भी लिख सकें, कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा भी होता है, साइन 90 प्लस थीटा भी होता है, ठीक है, मैथ्स अगर आपने पढ़ी हो। तो यहां पे क्या हुआ कि करंट जो है वो लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2। इसका मतलब है कि जब वोल्टेज 0 है तब करंट ऑलरेडी उस साइकिल में मैक्सिमम हो चुका है, और जब वोल्टेज मैक्सिमम हुई तो करंट 0 हो गया है अगली बार के लिए, और जब वोल्टेज 0 हुई तो करंट सेकेंड हाफ में मैक्सिमम हो चुका है, यानी पाई बाय 2 आगे चलेगा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में। सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आ गई है यहां पे सीरीज एलसीआर सर्किट की। अगर हमने ये तीनों कंपोनेंट्स एल सी और आर, इंडक्टर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिए तो क्या होगा, तीनों को कंबाइन करो, तीनों में करंट तो सेम होगा यार, क्योंकि सीरीज में है तो आई आई आई, तीनों में करंट सेम हो गया। लेकिन एल में वोल्टेज उल्टा बनाया मैंने, एक मिनट पाजी, एक मिनट। ये L है, ठीक है, और ये C है, बस इसका डायग्राम इधर है और इसका इसके नीचे बना दिया, ठीक। क्योंकि करंट तीनों में I है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2, तो वोल्टेज पीछे रह गई, और इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है, करंट पीछे रह गया। अगर इन तीनों डायग्राम्स को मिला दिया जाए, अगर इन तीनों डायग्राम्स को मिला दिया जाए बच्चों, वहीं बना दूं, जगह है नहीं, साफ सुथरा थोड़ा बना देता हूं। अगर इन तीनों डायग्राम्स को मिला दिया जाए, रेड क्यों आ जाता रह के, अच्छा मैंने सेलेक्ट किया क्या। अगर इन तीनों डायग्राम्स को हाँ मिला दिया जाए, सर समझ आ गई, आगे बोलो। तो आगे की बात यह है कि वोल्टेज और करंट जो हैं वो होते तो स्केलर्स हैं, बट इसमें एसी में हम उनको वेक्टर्स की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये जो वेव की तरह चल रहे साइनोसॉइडल फॉर्म में, तो जब दो वेव्स एक साथ मिलेंगी तो जो रिजल्टेंट हमको मिलेगा वो वेक्टर्स से निकाला जाता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। और डिटेल में समझना चाहते हो तो आप लेक्चर्स देख लो वो वाले, बट यहाँ पे हम इनको वेक्टर्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो इन तीनों डायग्राम्स को अगर मैं कंबाइन कर दूं, वी आर इधर लिखूं, वी एल ऊपर लिखूं, वी सी नीचे लिखूं, है ना। अगर मैं इन तीनों को कंबाइन कर दूं, छोटा सा बना देता हूं यहाँ पे, तो ये वी आर है और ये वी एल है,
और ये VC है ना, ये VL है, ये VC है, ये VR है। अगर आपके पास ये 3 वेक्टर्स हों और आपने इनका रिजल्टेंट निकालना हो तो आप कैसे करोगे? आप पहले ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इन्हें सॉल्व करोगे सब्ट्रैक्ट करके, और फिर एक वेक्टर जो बचेगा वो इसके साथ 90 डिग्री पे है, फिर उसे सॉल्व करोगे। लेट अस एज्यूम कि इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसमें से VL बड़ा है, लेट अस से VC भी बड़ा हो सकता, लेट अस से। तो इस तरफ एक वेक्टर बचा जिसका मैग्नीट्यूड है VL और VC हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। और इधर क्या था? ये क्या था? VR, ठीक। अच्छा, करंट भी इधर ही था, करंट भी इधर ही था I। अब हमारे पास बचे 2 वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स का हमको निकालना है रिजल्टेंट, और वो रिजल्टेंट 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, पैरेललोग्राम लॉ या कह दो रेक्टेंगल, क्योंकि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो जाता है परपेंडिकुलर में। वो रिजल्टेंट ये होगा इस तरफ, है ना, ये रिजल्टेंट वोल्टेज होगी, और ये रिजल्टेंट वोल्टेज जो है V, वो क्या होगी? पाइथागोरस थ्योरम, अंडर रूट VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। तो ठीक है, तो ये अंडर रूट VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। अब VL क्या होगा? I इंटू XL, ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, और R अभी हमने देखा प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए XL है। रेजिस्टर के अक्रॉस सिंपल V इक्वल टू IR, कैपेसिटर के अक्रॉस V इक्वल टू IXC, जो अभी इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस देखा, राइट। तीनों के लिए ओम्स लॉ लगाया, VL की वैल्यू, VC की वैल्यू, VR की वैल्यू यहां रखी, I स्क्वायर तीनों में से कॉमन आया, रूट के बाहर ले लेंगे, I आ जाएगा, रूट के बाहर I आ गया, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, V बाय I इधर चला गया, V बाय I इस सर्किट का नेट V और I दैट इज इक्वल टू एक ऐसी टर्म जो इस सर्किट में रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, और वो है इंपीडेंस, जिसको Z से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला ये आ गया। सीरीज LCR सर्किट के अंदर ये इंपीडेंस है जो रेजिस्टेंस का रोल प्ले करती है टर्म, और करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस यू कैन फाइंड यूजिंग दिस, है ना। ये नेट V है और I है, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस ये हो गया, tan phi लगा के यू कैन फाइंड दिस phi, ये VL माइनस VC है तो ये भी VL माइनस VC हुआ, तो tan phi क्या हुआ? दिस डिवाइडेड बाय दिस, है ना। tan phi इज ये उधर वाली साइड VL माइनस VC बाय VR, और VL की वैल्यू I इंटू XL, VC की वैल्यू I इंटू XC, और VR की वैल्यू I इंटू R यहां डाल दी, तो XL माइनस I से I काट के XL माइनस XC बाय R, ठीक है। अगर ये भी आपसे पूछ लिया जाए तो उसके लिए मैंने बता दिया, tan phi की वैल्यू ये आ गई तो आप phi फाइंड कर सकते। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक कंडीशन से आती है विच इज कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है? जब XL और XC बराबर हो जाएं इसमें, तो उसको रेजोनेंस कंडीशन बोला जाता है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, चाहे XL बड़ा हो चाहे XC बड़ा हो, है ना। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, और R तो होता ही होता है सर्किट में, तो Z मिनिमम तब होगा जब ये पूरा 0 होगा, ये 0 तब होगा जब XL और XC बराबर होंगे। सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस, जहां पर Z मिनिमम होता है, यानी रेजिस्टेंस जो है सर्किट का वो मिनिमम होता है, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे उसमें से सबसे ज्यादा करंट फ्लो करेगा। सो दैट कंडीशन इज इंपॉर्टेंट। XL इक्वल टू XC, XL है 2 पाई न्यू L, XC है 1/2 पाई न्यू C। अगर हमारे पास एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी हम बदल सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये इक्वल होंगे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, वही फ्रीक्वेंसी हम निकालना चाहते हैं न्यू R से, जिसको हमने यहां पे रिप्रेजेंट किया है। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, इस तरफ 2 पाई न्यू R का स्क्वायर हो जाएगा, L यहां से यहां चला गया, ये उधर गया, रूट हो गया, 2 पाई नीचे गया, तो ये आ गई हमारे पास रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन। और अगर आपको ओमेगा R पूछा हो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस, सो दैट इज 1/√LC, राइट। अच्छा, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है, डायग्राम नहीं बनाया है, अच्छा यही वाला डायग्राम मैंने वहां चिपका दिया था, शाबाश। एक इंडक्टर है और उस इंडक्टर में, उस इंडक्टर के अक्रॉस हमने एक बैटरी लगा दी, राइट, EMF E का, इस इंडक्टर का इंडक्टेंस है L, ठीक है, ये सिंपल सा डायग्राम। तो अब
बैटरी क्या करेगी, देखो अगर ये इंडक्टर ना होता, रेजिस्टर होता, तो करंट एकदम से बढ़ जाता, लेकिन ये इंडक्टर है और ये करंट के रेट ऑफ चेंज को, मतलब करंट के चेंज को अपोज करेगा, है ना, यही इंडक्टर का काम है। तो इसमें करंट बिल्ड होने में टाइम लगेगा। इंडक्टर कहता है कि मैं तो करंट बढ़ने नहीं दूंगा, बैटरी कहती है मैं तो बढ़ाऊंगी। तो फिर बैटरी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, करंट बढ़, करंट बढ़, और वो जो एक्स्ट्रा वर्क करती है बैटरी, वो इस इंडक्टर में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ, ऑब्वियसली जो वर्क किया जाता है वो किसी न किसी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है इसमें। तो इसमें जो स्टोर होगा उसको हमने मैग्नेटिक एनर्जी का नाम दिया है, ठीक। अच्छा, ओके। तो इंस्टेंटेनियस पावर होगी E इंटू आई, और पावर आप जानते हो dW/dt होता है। अब इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो है माइनस, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा E डैश, वो क्या होगा, -LdI/dt, है ना। और बैटरी को जो वर्क करना है वो इसके अगेंस्ट करना है, तो बैटरी जो वर्क करेगी वो इसके अगेंस्ट करेगी, राइट। अगर बैटरी का जो पावर है P वो E इंटू आई है, तो दिस E शुड बी व्हाट, दिस E शुड बी माइनस ऑफ दिस। इसलिए हमने यहां पे क्या किया है, प्लस लिया है, राइट। E इक्वल टू एल, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस LdI/dt। तो E की जगह हमने ये वैल्यू पुट करी, तो पावर हो गया ये, और पावर होता है dW/dt। पावर की जगह हमने dW/dt रखा, dt उधर चला गया, dt ना भी ले जाओ, यहीं काट दो। सो dW इज LI/DI। दिस इज the small amount of work done by the battery to increase the current by small amount DI। हल्का सा करंट DI बढ़ाने के लिए बैटरी को इतना काम करना पड़ेगा, dW इक्वल टू LI/DI। टोटल करंट मान लो हमने 0 से I0 बढ़ाना है, मैक्सिमम करंट I0 तक इसको बढ़ाना है, तो LI/DI को इंटीग्रेट कर दो 0 से I0 तक, L बाहर गया, I बचा, I का इंटीग्रल I²/2। सर अभी तक इंटीग्रेशन नहीं आती है तो बेटा पहले सीखो। और अपर लिमिट I0²/2 माइनस 0, 0 तो 0 ही होता है, तो ये आ गया वर्क। इतना वर्क करना पड़ेगा बैटरी को, टोटल मैक्सिमम करंट I0 इसमें बढ़ाने के लिए। एंड दिस वर्क डन बाय द बैटरी इज स्टोर्ड इन द सर्किट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छा, मुझे एक और डेरिवेशन यहां पे आपको करानी है, तब मैं पावर वाली पे आता हूं। बच्चों एनर्जी डेंसिटी का डेरिवेशन भी यहां पर इंपॉर्टेंट है, तो वो भी कर लो। एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, UB, ये कैपिटल U वो स्मॉल u, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम होगा क्या, देखो एनर्जी स्टोर्ड क्या है, हाफ LI²। कोई भी करंट I, जैसे हमने I0 लिया था, सपोज I करंट फ्लो कर रहा है इंडक्टर से, तो उसमें एनर्जी इतनी स्टोर्ड होगी। और इंडक्टर का ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये मान लो है A, और इंडक्टर की टोटल लेंथ स्मॉल l ले लो, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसका वॉल्यूम होगा A इंटू L, ठीक है। सो दैट इज एनर्जी डेंसिटी। अब इसमें एक थोड़ी सी वैल्यूज पुट करो, जैसे L होता है आपने पढ़ा होगा μ0 n² A/L, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलिनॉइड का डेरिवेशन मैंने EMI वाले डेरिवेशंस में कराया, अगर आपने नहीं पढ़ा तो। और ये इंडक्टर क्या है, सोलिनॉइड है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0 Ni/L, ओके। तो यहां से ये वैल्यूज अगर हम यहां डाल दें, तो UB हमारा क्या हो जाएगा, UB हमारा हो जाएगा हाफ L की जगह ये डाल दिया μ0 n² A/L इंटू I²। I की बेटा वैल्यू यहां से निकालो, I क्या आएगा BL/μ0 n, है ना। तो I की यहां से वैल्यू निकाली BL/μ0 n, और I का क्या है, I का है स्क्वायर, इंटू नीचे एक AL है, उसको हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं AL, ठीक। इसको थोड़ा सा खोल लो, हाफ μ0
एन स्क्वायर ए बाय एल इंटू खोलो बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू वन बाय ए एल। राइट, देखो काफी कुछ कट जाएगा इसमें, पूरा एन स्क्वायर कटा, ए से ए कटा, एल 2 हैं दोनों कट गए, और एक म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया। सो फाइनली एनर्जी डेंसिटी का जो एक्सप्रेशन अपने को मिलेगा यू बी, वो होगा हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ठीक, समझ में आया? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। नेक्स्ट, पावर इन सीरीज एलसीआर सर्किट। देखो पावर क्या होता है, V इंटू आई, राइट? तो पावर है V इंटू आई, V की जगह E लिख रहे हैं ना हम लोग यहाँ, तो E का वैल्यू डाला E नॉट साइन ओमेगा टी, और I है I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। भाई सीरीज एलसीआर सर्किट में अभी हमने फाई निकाला ना, करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस है फाई, तो E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ओके, अब अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहां पे 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला आएगा, 2 साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी हमने लगाया, तो ये हमको यहां पर मिल गया। समझ में आ रही बात? ओके, मैथ्स नहीं है जिनके पास वो थोड़ा सा सीख लो छोटी मोटी चीजें, वरना देखो ये 2 से 3 नंबर की डेरिवेशन आएगी, वो सारे स्टेप्स हमको दिखाने की जरूरत नहीं है, हमने इसके बाद ये लिख दिया, आप रफ में करके देख सकते हो। राइट, अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको यहां पे मल्टीप्लाई किया, इसको यहां पे मल्टीप्लाई किया, तो ये एक टाइम डिपेंडेंट टर्म आएगी। राइट, पहले तो P को हम लिखेंगे, मैं आपको बता देता हूं, बहुत लंबी डेरिवेशन है बट हमें उतना लिखने की जरूरत नहीं होती। P को हमने लिखा है dw बाई dt, इंस्टेंटेनियस पावर है ना ये, dw बाई dt, dt को हमने उधर मल्टीप्लाई किया, dw के हमारे पास 2 टर्म आएंगी, 1 और 2। जो टाइम डिपेंडेंट टर्म है, जो टाइम डिपेंडेंट टर्म है उसका 1 कंप्लीट साइकिल के लिए जो एवरेज आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव हो रहा है वर्क उतना ही नेगेटिव भी हो रहा है। राइट, तो टोटल वर्क उसका क्या आता है, 0। हम फाइंड कर रहे हैं एवरेज पावर फॉर 1 कंप्लीट साइकिल, सो वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस फ्रॉम 0 टू t। 0 टू t आप इंटीग्रेट करोगे तो इस टर्म का इंटीग्रल आएगा 0। आप करके देख सकते हो अपने लिए, लेकिन यहां जरूरत नहीं है दिखाने की, सिर्फ ये टर्म बचेगी। तो ये पूरा यहां पे लिख दिया मैंने, द एवरेज पावर ओवर अ साइकिल इज गिवन बाय एवरेज ऑफ 2 टर्म्स इन RHS ऑफ अबव इक्वेशन, इट इज ओनली द सेकेंड टर्म विच इज टाइम डिपेंडेंट। राइट, सेकेंड टर्म विच इज टाइम डिपेंडेंट, इट्स एवरेज इज 0, बस आपने इतना लिखना है। देयरफॉर ये वाली बचती है टर्म, ये वाली टर्म बचती है ये, और नीचे वाले 2 को अगर हम √2 इंटू √2 लिखें तो E नॉट बाई √2 होता है ERMS, I नॉट बाई √2 होता है IRMS, तो ये पावर का फॉर्मूला आ गया। प्योरली इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट में फाई होता है 90 डिग्री, सो एवरेज कॉस फाई 90 तो कॉस फाई हो गया 0, तो एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल आ गया 0। और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में फाई है 0 डिग्री, कॉस 0 होता है 1, तो P आ जाएगा ERMS इंटू IRMS। ठीक, तो ये डेरिवेशन है इसके अंदर। बाकी क्वालिटी फैक्टर और एलसी ऑसिलेशन वो तो कट गया सिलेबस से, इसलिए मैंने वो वाली डेरिवेशन नहीं उठाई है। प्लस ट्रांसफॉर्मर में एज सच कोई डेरिवेशन नहीं है, इट इज अ डिवाइस जिसकी आपको वर्किंग एक्सप्लेन करनी, उस पर भी वीडियोस हैं पहले जो बनाए थे, दोबारा बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि डेरिवेशंस के लिए थे। ठीक है, तो वो लिंक पे चले जाओ, PDF डाउनलोड कर लो, अच्छे से इन सारी डेरिवेशंस को प्रिपेयर कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।